दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय जिज्ञासा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक LCM HCF के बारे में। LCM HCF चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपके एग्जाम में इससे कम से कम 4 नंबर मिलेंगे। अगर जो आपका एग्जाम UPP का है तो आपको 4 नंबर कम से कम, और अगर जो SCGD का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको आपका एक क्वेश्चन सही होगा और आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी प्रकार की देरी के चैप्टर की शुरुआत किया जाए। LCM एंड HCF चैप्टर का आपका नाम है LCM एंड HCF। LCM HCF को पहले पढ़ने से पहले इसका बेसिक समझ लिया जाए कि LCM और HCF का बेसिक क्या होता है, क्या मतलब है LCM का और क्या मतलब है HCF का। ठीक, सारी डिटेलिंग पहले अगर जो समझ में आ जाती है किसी चैप्टर के पहले उसको पढ़ने से, तो वो चैप्टर आधा यूं ही साल हो जाता है, उसकी समस्याएं आधी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। तो चलिए भाई समझते हैं LCM का मतलब। LCM जो है इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है भाई? तो लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब ये क्या है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज? आइए आपको समझाते हैं एग्जांपल के तहत। जैसे आपने 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया 3 और एक ले लिया 4। अब 3 के गुणज क्या होंगे, 3 के जो मल्टीपल हैं वो क्या होंगे? ऐसे समझिए, 3 को 1 से गुणा किया जाएगा तो 3 मिलेगा, फिर 3 को 2 से गुणा किया जाएगा तो 6 मिलेगा, फिर 3 को 3 से गुणा किया जाएगा तो 9 मिलेगा, और 3 को 4 से गुणा किया जाएगा तो 12 मिलेगा। ठीक, 3 को 5 से गुणा किया जाएगा तो आपको 15 मिलेगा। ठीक, 3 को आगे किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से ये आगे चलता चला जाएगा। 3 का अंतिम गुणज जो होगा वो क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है, तो 3 का अंतिम गुणज है इनफाइनाइट। यहां से पता चलता है कि किसी भी संख्या का जो पहला गुणज होता है वो संख्या स्वयं होती है, और किसी भी संख्या का अंतिम गुणज क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला गुणज जो है वो संख्या का 1 से गुणा करके मिलता है। तो 3 का पहला गुणज क्या है? 3, और 3 का अंतिम गुणज, अंतिम संख्या जब हमें नहीं मालूम है तो अंतिम गुणज भी हमें मालूम नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा भाई? इसका मिलेगा आपको अनंत, क्योंकि ये संख्या आपको मालूम ही नहीं है। तो ये 3 के फैक्टर हो गए। अभी अगर हम बात करें 4 के फैक्टर की, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे भाई? तो समझिए, 4 को आप 1 से गुणा करो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 को आप 2 से गुणा करो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 4 को 3 से करोगे 12 मिलेगा। 4 को 4 से करोगे 16, 4 को 4 से करोगे 16 मिलेगा। 4 को आप 5 से गुणा करोगे 20 मिलेगा। ये प्रक्रिया आगे चलती चली जाएगी, और 4 का अंतिम जो गुणज है, ठीक, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और 4 को आप इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का पहला गुणज वो मालूम है, लेकिन अंतिम गुणज क्या होगा ये मालूम नहीं, क्योंकि अंतिम संख्या ही मालूम नहीं है। तो फिलहाल आते हैं हम इस पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर कि इसका क्या मतलब है। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब है गुणज। ठीक, तो इसमें से जो 3 के गुणज आपने निकाले हैं और जो आपने 4 के गुणज निकाले हैं, इन 3 के गुणजों और 4 के गुणजों में से ऐसा कौन सा गुणज जो बन के आया है वो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो आप देखोगे तो यहाँ 3 है, क्या कहीं पर यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है? नहीं है। यहाँ 6 है, क्या यहाँ पर कहीं 6 है? नहीं है। यहाँ 9 है, क्या है कहीं? नहीं है। 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। तो 12 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के नंबरों में कॉमन आया। ठीक, मतलब दोनों संख्याओं के हमने जब गुणज निकाले तो दोनों के गुणजों में 12 कॉमन है। यही बात हमें सिखाती है एलसीएम के बारे में, यही बात हमें बताती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। क्योंकि लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक, तो सबसे छोटा
जो उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में होने वाली ऐसा मल्टीपल में नंबर कौन सा आया, तो 12 है वो। तो 3 और 4 का जो लासा बनेगा कितना बनेगा भाई, 12 बनेगा। तो ये बात आपकी बेसिक सी है, ठीक। यहां से ही एलसीएम की उत्पत्ति हुई। अगर जो इसी में एक संख्या और कोई जाती 6 जैसे मान लीजिए इसमें 6 भी हम काम में जो है शामिल कर लेते हैं, तो 6 का पहला गुणज क्या होता है भाई, 6 एकम 6, 6 का दूसरा गुणज 6 दूना 12, 6 का तीसरा गुणज 6 त्रिक 18। ये प्रक्रिया आगे चलती चली जाएगी। तो 6 का अंतिम गुणज क्या है ये आपको नहीं मालूम, यानी ये भी इनफाइनाइट बनेगा। और जब इनफाइनाइट बनेगा तो अब आप इन तीनों में यानी कि 6, 3 और 4 में ऐसा एक नंबर ढूंढे इनके मल्टीपल में कि वो तीनों में कॉमन हो। तो फिर क्या मिला है आपको नंबर 12। 12 यहां भी है भाई, 12 यहां भी है और 12 यहां है। तो 12 इन तीनों जगहों पर है जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है तीनों में। तो इस प्रकार से एलसीएम की उत्पत्ति हुई है। एलसीएम की उत्पत्ति का कारण ही है ये चीज। अगर जो आप इसे नहीं समझते हैं तो फिर आप एलसीएम कैसे बनता है वो नहीं समझ पाएंगे। निकालने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, ठीक। कोई संख्याओं को लिख देता है, फिर 2 से काटता है, 3 से काटता है, ठीक। कोई उनको तोड़ लेता है, तोड़ के अलग अलग जो कॉमन होते हैं उनको निकाल के दूसरे नंबरों से मल्टीप्लाई करा देता है, वहां से उसको एलसीएम मिल जाता है। आपको सारी बातें सीखने को मिलेंगी धीरे धीरे। तो चलिए ये एलसीएम की बात हो गई है। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का बेसिक फंडा समझिए, एचसीएफ क्या है और कैसे एचसीएफ की उत्पत्ति हुई है। ध्यान दीजिए भाई, एचसीएफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक। सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब है फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है भाई कि सबसे बड़ा, ठीक। हाईएस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा, ठीक। और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक। इसका मतलब क्या है भाई, हिंदी में आप अगर जैसे समझना चाहते हो तो इसका मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ और फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। फैक्टर का अर्थ क्या होता है, गुणनखंड। तो ये चीज आपको बेसिक जानने को मिलेगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यानी एचसीएफ का मतलब क्या है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आओ समझते हैं हम इस बात को कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, ठीक। पहले तो आप यही समझिए कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड से भी आज के समय में एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाया करता है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि 44 से कितने गुणनखंड होंगे या 120 से कितने गुणनखंड होंगे, ठीक। वो मुद्दा अलग है, अभी आप जो समझ रहे हो पहले इसे समझिए, ठीक। तो फैक्टर जो चीज है वो है क्या, इसे समझो पहले। तो जैसे हमने 2 संख्याएं ले लिया, हमने एक संख्या लिया 15 और एक संख्या लिया हमने 18, ठीक। 2 संख्याएं लिया हमने, एक संख्या हमारी है 15 और दूसरी 18। 15 किस किस संख्या से कटेगा ये आप पहले समझिए। तो 15 1 से कटेगा भाई, 15 3 से कटेगा, 15 5 से कटेगा और 15 स्वयं 15 से डिविजिबल है। तो इसके ये जो नंबर निकले जिनसे डिविजिबल हो रहा था यही इसके फैक्टर हैं। आप 18 के फैक्टर के बारे में बात करोगे तो 18 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 18 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और स्वयं 18 से कटेगा। तो ये किसके फैक्टर हुए भाई, तो ये 18 के फैक्टर हैं। तो अब आप इस बात पर गौर फरमाइए कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए आपको। तो सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, ठीक। अगर मेरे भाई यहाँ 3 संख्या होती तो तीनों के फैक्टर करने पड़ते और तीनों के फैक्टर करने के बाद आप ये देखते कि ऐसी कौन सी संख्या है इनके फैक्टर्स में जो तीनों में कॉमन है, ठीक। आओ समझते हैं बात को। एक को छोड़ दीजिए, एक सबका गुणनखंड होता ही है, तो एक को छोड़ दिया जाएगा जो, तो उसके बाद यहाँ 3 है, फिर 5 है, फिर 15 है, यहां भी 3 है, ठीक। लेकिन क्या 3 से बड़ी भी कोई संख्या ऐसी उपस्थित है
जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि इसने कहा है न कि सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसने कहा है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ 5 है, और सॉरी यहाँ पर 5 है बट यहाँ पर 5 उपस्थित नहीं है, तो उस दशा में आपको 3 इसका HCF बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर जो यहाँ 5 होता और यहाँ भी 5 प्रेजेंट होता तो उस कंडीशन में 5 हो जाता। अगर जो ये 15 से कटी थी, सपोज करिए ये भी 15 से कटी हुई होती, तो उस कंडीशन में आपका HCF कितना होता? 15 हुआ होता। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि दोनों के फैक्टर निकाल लीजिए, और दोनों के फैक्टर निकालने के बाद ये ढूंढ लीजिए कि कॉमन कौन सी संख्या दोनों में थी। अगर जो आपको कॉमन संख्या मिल जाती है तो वही आपका HCF होता है। आपको बेसिक की बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझ लिया जाए। जैसे हमने कहा कि एक संख्या आप ले लो 12 और दूसरी संख्या ले लो आप 18। ठीक, 12 और 18 को जब आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो 12 के आप फैक्टर निकालेंगे तो मेरे भाई 12 किस किस संख्या से कटेगा? तो 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा और 12 स्वयं 12 से कटेगा। तो 12 के कितने फैक्टर निकल के आए? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कितने फैक्टर हैं 12 के? 6 फैक्टर। इसी प्रकार से 18 के फैक्टरों की अगर जो आप बात करोगे तो 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से और फिर स्वयं 18 से कटेगा। तो 18 के कितने फैक्टर निकल के आए भाई? 18 के फैक्टर हैं 6। ठीक, अब आपको ये समझना है कि ऐसी कौन सी संख्या है इन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी भी हो और दोनों में प्रेजेंट भी हो। तो आप देखोगे तो आपको 6 सबसे बड़ी संख्या मिलेगी जो सबसे बड़ी है और दोनों में प्रेजेंट भी है। ठीक, तो 12 और 18 का जो फैक्टर निकलेगा सबसे बड़ा कॉमन, वो कौन सा निकलेगा? 6 निकलेगा। तो मेरे हिसाब से इसका HCF कितना बनेगा? 6 बनेगा। ये HCF की बिल्कुल बेसिक उत्पत्ति है कि कहां से HCF की उत्पत्ति हुई है और क्या चीज HCF होती है। निकालने के बहुत सारे तरीके HCF की हैं। ठीक, HCF आप भाग विधि से निकाल सकते हो। ठीक, HCF को आप निकालने के लिए डिफरेंस लेके, ठीक, उसके बाद आप ये देख लेते हो कि ये फैक्टर से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। अगर जो ऐसा होता है तो वो HCF होता है या नहीं होता है। कई सारे तरीके हैं, उनको मैं आपको सवालों को कराने के समय ही समझा दूंगा। आप पहले इस बेसिक चीज को समझ लीजिए कि HCF क्या है और LCM क्या है। ठीक, एक बात और आपको समझाना चाहते हैं यहाँ कि जो संख्याओं का HCF है, ठीक, जो संख्याओं का भाई HCF है उसके बारे में। जैसे आपको पता है कि 12 और 18 का आपने HCF निकाला है अभी, तो 12 और 18 का HCF कितना है? 6 है। कितना आया? 6 आया। तो आप हमारी बात को समझिए, जो HCF होता है दोनों संख्याओं का, तीनों संख्याओं का, उस HCF को किसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। सपोज कीजिए x से, तो हमको पहली संख्या मिल जाती है। ठीक, और HCF को सपोज कीजिए हमने y से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 18 मिला। तो HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं का एक फैक्टर ही होता है। बात समझे आप? HCF जो होगा वो दोनों संख्याओं का फैक्टर ही होता है। HCF को किसी संख्या से गुणा करने के पश्चात हमें पहली संख्या भी मिल सकती है। HCF को दूसरी संख्या से गुणा करने के बाद हमें दूसरी संख्या भी मिल सकती है। जितनी संख्याएं हैं हम HCF से उनका सबका गुणा करा करके उन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और पूरे चैप्टर में आपको खूब काम देगी ये बात। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चनों का सिलसिला जारी करते हैं कि क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे LCM और HCF से। तो चलिए भाई क्वेश्चन को समझा जाए। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 3 घंटियां यानी कि जो अलार्म घड़ी आप समझ सकते हो किसी प्रकार की घंटियां हैं, तो वो तीनों एक साथ बजी थी कब?
11 बजे। अगली बार वो कब ऐसा समय होगा जब तीनों एक साथ बजेंगी, और तीनों के अलग अलग समय पर बजने का जो अंतराल है वो है मेरे भाई 30 मिनट, 40 मिनट और 20 मिनट। मतलब कि 30 मिनट, 40 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर वे बजा करती हैं। तो एक साथ अगर जो 11 बजे बजी थी तो पुनः कब एक साथ बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको दिए गए समय का एलसीएम निकाल लेना है। तो दिया गया समय हमारे पास क्या क्या है, 20 मिनट, उसके बाद जो दूसरा है कितना है 30 मिनट, ठीक, और तीसरा है 40 मिनट। चलिए, जिन्हें बेसिक एलसीएम निकालना नहीं आता है तो भाई आप समझ लीजिए फिलहाल इस तरीके का आप प्रयोग ना करें एग्जाम में। जैसे आप 2 से इसे डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 10 बनेगा, इसे करोगे 15 बनेगा, इसे करोगे 20 बनेगा, ठीक। फिर इसको कट करोगे 2 से तो ये 5 बनेगा, ये 15 बनेगा और ये 10 बनेगा, ठीक। फिर इसे 5 से कट करोगे, सॉरी 2 से आप कट करोगे तो ये 5 बनेगा, ये 15 बनेगा और ये 5 बन जाएगा। फिर आप इसे 3 से कट करोगे, जब 3 से कट करोगे तो ये 5 और ये भी 5, फिर आप इसे 5 से कट करोगे तो ये 1 1 1 बन जाएगा। अब आप इन संख्याओं का गुणा करा लीजिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, यानी कि गुणा कराने के पश्चात कितना बना, तो गुणा कराने के बाद आया है 120, और 120 किसमें, मिनट में, क्योंकि यहां दिया किसमें था, मिनट में। अब आप सभी जानते हैं कि 120 मिनट का मतलब होगा 2 घंटे, ठीक। तो 11 बजे एक साथ बजी थी भाई, ठीक, 11 बजे 11 AM में एक साथ बजी थी, तो कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो 11 बजने के 2 घंटे के बाद का समय क्या होगा, 1 बजे, यानी कि 1 बजे वे घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे घंटियों का क्वेश्चन है, चाहे दौड़ने का एक क्वेश्चन बनता है कि एक वृत्ताकार मार्ग पे 3 धावक 4 धावक इतने इतने समय में एक चक्कर पूरा करते हैं, यदि वे तीनों एक साथ से इतने बजे एक ही जगह पर थे तो पुनः कब 1 बजे होंगे। तो इसी तरीके का आप प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप ये निकाल लेते हो कि कम से कम समय में, मतलब कब पुनः वे तीनों या चारों चीजें या जितनी भी चीजें दी जाती हैं कब एक साथ वर्क करती हैं, कब एक साथ फंक्शन करती हैं। तो आई होप ये समझ में आई होगी चीज। अगर जो आप इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालते हो तो ज्यादा बेहतर है। कैसे निकालोगे भाई, जैसे 20 है, ठीक, 30 है और 40 है, 3 संख्याएं हैं। आप समझते हो कि भाई 2 गुणा 10 लिखा हुआ है, ये 3 गुणा 10 लिखा हुआ है और ये 4 गुणा 10 लिखा हुआ है। जो सभी में कॉमन है उसको आप एक बार ले लो, अलग कर लो। फिर आप ये देखो क्या इस 4 में ये 2 शामिल है, अगर है मतलब अगर जो हम देखें तो क्या ये 4 जो है 2 से ही बना हुआ है, तो इससे हमें लेने की आवश्यकता नहीं। आप 3 और 4 का ही सिर्फ गुणा करा लीजिए, 4 3 12, 12 से इसका गुणा कराइए, कितना एलसीएम बनेगा आपका, 120 बनेगा। तो ये फंडा पुराना है, ये टाइम टेकन है, इसे मत यूज करिए, ठीक। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से काम करिए। तो ये तरीका आपका एलसीएम निकालने का परफेक्ट है, समय कम लगता है इसमें, आपका समय कम किल होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए भाई नए क्वेश्चन की तरफ चलिए। कह रहा है कि 3 घंटियां 2 PM पर एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। वे तीनों एक साथ पुनः कब बजेंगी। वही फंडा अपनाइए आप जो पुराने क्वेश्चन में आपने भी अपनाया है। आप क्या करेंगे, तीनों समयों का 30, 40 और 50 के एलसीएम ले लीजिए, ठीक भाई। 30, 40 और 50, ठीक। इनमें सब में क्या कॉमन है, तो 10 कॉमन है, ठीक। आप इन सबका 10 आपने बाहर कर लिया। जब 10 बाहर कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 धामा 600, कितना आया भाई, 600 मिनट। कितना समय आया, 600 मिनट। अब इस 600 मिनट को आपको कन्वर्ट करना हो किसमें, घंटे में। तो 600 मिनट आप जानते 60 मिनट बराबर 1 घंटे के, तो 600 मिनट बराबर 60 से आप भाग करो, किसके बराबर आएगा, 10 आवर्स के, ठीक। किसके बराबर आएगा, 10 आवर्स के। तो
कितने बजे एक साथ बजी थी? 2 बजे। 2 PM पर अगर जो एक साथ बजे थी तो 2 PM के 10 घंटे के बाद कितना समय होगा? 12 AM का। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? पहला ऑप्शन आपका सही है, 12 AM पर वो तीनों घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में चेंजमेंट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझते हैं भाई नए क्वेश्चन को। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 घंटियां 20 सेकंड, 30 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 5 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। ठीक, अब की बार क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो तीनों घंटियां हैं वो 5 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक, कितने समय में? 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कब एक साथ बजेंगी। ठीक, उसने खुद ही एक समय दे दिया है कि इतना समय अगर बीत जाएगा तो कितनी बार एक साथ बजेंगे। आज समझते हैं बात को। तो आपके पास जो टाइमिंग दी गई है कितनी दी गई है भाई? तो 20, ठीक, 30 और 15 सेकंड की। ठीक, 20, 30 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, इसका मतलब है भाई 5 गुणा 4 और इसका मतलब है 5 गुणा 6 और इसका मतलब है भाई 5 गुणा 30। आपने कर लिया तो 5 या 15 और 15 चौके 60। आपका एलसीएम कितना बना भाई? 60 सेकंड। कितना एलसीएम आया आपका? 60 सेकंड। अब बात को समझिएगा, 60 सेकंड में वो एक बार पुनः साथ बजेगी। ठीक, कितनी देर में? 60 सेकंड में वो पुनः एक बार एक साथ बजेगी। तो 60 सेकंड का मतलब क्या होता है भाई? 1 मिनट, यानी कि हर 1 मिनट में वो साथ बजेगी। तो 5 मिनटों में कितनी बार बजेगी? ठीक, अगर जो 1 मिनट में एक बार, ठीक भाई, तो 5 मिनट में 5 बार। ठीक, और आप 5 पर टिक कर देंगे। बट गलत है। गलत कैसे है? आप इस चीज को समझिए कि जब वे घंटियां एक साथ बजी थी तो प्रारंभ में जिस समय बजी होंगी, कोई तो एक समय रहा होगा, वे एक साथ बजी होंगी, उसके बाद बताया गया कि इतने समय के अंतराल पर बजती हैं। तो जैसे जब ये बजी होंगी एक साथ, उसके बाद जब पहला मिनट आया तब एक बार बजी, दूसरे मिनट पर फिर एक बार बजी, तीसरे मिनट पर फिर एक बार बजी, चौथे मिनट फिर, पांचवें पे फिर, छठवें पर फिर। ऐसे जितने मिनट होंगे उतने में बजती चली जाएगी। तो 5 मिनट का समय था, तो 5 मिनट में कितनी बार साथ में बजेंगी? 5 बार। और एक बार वो एक्स्ट्रा जो आप नहीं इंक्लूड किए इसमें, मतलब जब शुरुआत में ये एक बार एक साथ बजी थी तब, तो 5 बार आपका वो हो गया और उसके साथ साथ एक बार और आप जोड़ोगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 6 बार। यानी कि 5 मिनट के समय में आपकी जो तीनों घंटियां हैं 6 बार एक साथ बज रही होंगी। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो जितना एलसीएम निकालते हैं उतना ही समय आता है और उतने बार बजा करके उसे टिक कर देते हैं, गलत कर देते हैं। पर सही क्या है? सही करने के लिए आपको जितने बार उस समय बज रही हैं वो प्लस एक बार शुरुआती दौर वाला वो भी आपको ऐड करना होता है। तो टोटल कितनी बार बजेगी? 6 बार बजेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई 3 संख्याएं हैं जिनका एलसीएम आपने निकाला है तो कितना मिला आपको? 120 मिला है। तो कह रहे हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक संख्या नहीं हो सकती है। तो समझिए, जो भी हमारे नंबर्स का एलसीएम होता है वो एलसीएम उन संख्याओं से डिविजिबल होता है। ठीक, जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि 2, 3 और 5। ठीक, आप इनका लासा निकालोगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। कितना बनेगा? 30 बनेगा। अब ये 5 या 15 दूनी 30 है। ठीक, इस 30 को आप 2 से काटोगे तो भी कट जाएगा, 3 से काटोगे तो भी कट जाएगा और 5 से काटोगे तो भी कट जाएगा। तो फैक्ट क्या निकल के आता है? फैक्ट ये निकल के आता है कि जो एलसीएम है
वो उन संख्याओं से डिविजिबल होगा जिनका वो एलसीएम है। आपको ये बात समझनी है कि एलसीएम उन संख्याओं से डिविजिबल होगा जिनका वो एलसीएम है। तो यहां 120 कितना है, 120 एलसीएम है। 120 मेरे भाई 24 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 12 से कटेगा, बिल्कुल। 35 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो कौन सी संख्या नहीं हो सकती, 35, यानी यही वाला आपका सही है। डी विकल्प आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो संख्याएं दी गई हैं, क्या इन संख्याओं में आप वास्तविकता इनकी जान पाते हो, या दो संख्याएं अगर जो दी गई हैं तो वास्तविक नंबर्स क्या है, क्या आप जान पाते हो। जैसे हमने कहा कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका योग क्या होगा। तो क्या आप बताओगे कि इनका उत्तर 5 है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है भाई, ये रेशियो है ना कि ये संख्याएं हैं। ठीक, ये हम चाहें तो इसको 2 से गुणा कर दें और इसको 2 से गुणा कर दें तो नया नंबर मिल जाएगा, वो भी रेशियो में ही होगा। जैसे कि कितना बन जाएगा, 4:6। हम चाहें तो इसे 5 से गुणा कर दें, एक नया नंबर बन जाएगा। इसे 5 से गुणा करने पर 10 इसे 5 से गुणा करो कितना बन जाएगा, 15। तो क्या ये वास्तविक संख्या थी? नहीं थी। तो हमको मानना पड़ेगा कि ये रियल नंबर क्या होंगे। ठीक, समझिएगा भाई बात को। तो आप किसका अनुपात निकालना चाह रहे हो, 3:4। ठीक, तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी, 3x बन जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी बन जाएगी, ये 4x बन जाएगी। अभी संख्याएं 3x और 4x बन गई। ठीक, इनका एलसीएम आपको निकालना है, तो आप उस तरीके का प्रयोग करिए जो आपको बचपन में सिखाया जाता है, आप समझ जाओ, बस इतना सा मेरे लिए जरूरी है। आप इसे सबसे पहले क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे। जब इसे x से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगेन आप डिवाइड करो किससे, 3 से। जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 और ये 4। अब इसे आप 2 से डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड मत करना, पहले यहाँ किससे कर दीजिए, 4 से ही। यहाँ ये 1 और ये 1। ठीक, अब आपका ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपका एलसीएम होगा। तो 4 या 12 और 12 को x के साथ गुणा कराओ, कितना बन जाएगा, 12x। ठीक, तो आपका एलसीएम कितना आया भाई, आपका एलसीएम आया 12x। और क्वेश्चन में एलसीएम कितना दे रखा है, 84। ठीक, तो 12x का मान अगर जो 84 है मेरे भाई, तो x का मान कितना बनेगा, x बराबर कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक, और क्या पूछा है इसने, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 या 4 वाली, तो ऑब्वियसली 4 वाली। 4x का मान आपसे पूछा है, इसे 4 से गुणा करा दीजिए, 4x बन जाएगा। तो 4 सते 28, 28 इज द करेक्ट आंसर। योर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपका पहला ऑप्शन सही है भाई। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आओ भाई बात को समझा जाए। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लासा 60 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। फिर से आप वही करिए, 3 और 5 का लासा ले लीजिए। ठीक, 3x और 5x आपकी संख्याएं बनेगी, इनका आप लासा निकालोगे। मेरे भाई पहले आप किससे डिवाइड करोगे, x से। पहली संख्या 3 रहेगी और दूसरी संख्या 5। अगेन आप 3 से डिवाइड करोगे, ये 1 और ये 5, और अगेन आप 5 से डिवाइड करोगे, ये 1 1। तो कितना बनेगा भाई, 5 या 15x। ठीक, आपका एलसीएम कितना बना, तो एलसीएम आपका बना 15x, और 15x की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 60। अगर जो 15x की वैल्यू 60 है, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आई। आपसे पूछा दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक, तो दोनों संख्याओं में आप देखिए, ये 5x और ये 3x है, कितने का अंतर है, 2x का, यानी 2x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 2x बराबर 4 दूना 8 आएगा। कितना बनेगा भाई, 8। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, क्या दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और उनका एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में आपका सिंगल एक फार्मूला है। सिंगल फार्मूला क्या है, सिंगल फार्मूला आपका है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है।
ठीक, क्या फार्मूला है भाई? पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। समझिएगा बात को, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर। तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है? 2079, यहां 2079 आपने पुट किया, और उनका एचसीएफ कितना दिया है? 27, और पहली संख्या इन्होंने दिया है 189, 9 त्रिक 27 और 9 गुना 18, 9 एकम 9। फिर 3 से काटोगे, 3 सते 21, 7 से इसको काटोगे तो 7 गुना 14, 14 6 20, 7 9 63, 63 4 और 7 सते 49, 297 आएगा। कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट था, ये कितना बनेगा भाई? 297, ये 297 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 4 विकल्प है आपके, तो ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक, अब की बार अलग अलग संख्याएं ने दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट ही दे दिया है और उनका एचसीएफ दिया है। पहले तो आप इनका एलसीएम निकालिए। ठीक, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 4107 और एचसीएफ दिया है 37। एलसीएम आपसे निकलवाना चाह रहा है तो एलसीएम निकालोगे, 37 इधर आएगा डिवाइड में, इससे आप भाग करोगे तो 37 से कितनी बार कटेगा भाई? 37 से कम 37, कितना बचा? 37 3 40 और 41 यानी 4। 37 से कितनी बार जाएगा? तो 37 को किससे गुणा करें भाई? 11 से गुणा किया जाए तो क्या 407 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो कितनी बार जाएगा? 11 बार और चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि एलसीएम कितना आया भाई? इसका 111 आया। अब एचसीएफ कितना है इसका? एचसीएफ दिया था 37 और एलसीएफ कितना दिया था? 111। इधर जो संख्याएं हैं ये आप 37 और 111 को देखोगे तो दोनों नंबर प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो 37 और 11 ही संख्याएं बनेंगी, और 37 और 11 में कौन से 37 और 111 संख्याएं बनेंगी? 37 और 111 में कौन बड़ा है? तो 111 बड़ा है, ये यानी आपका बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए आज के यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें हमारे अगले सेशन में होंगी। तो उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का एग्जाम यूपीपी और हाल ही में जो सीजीडी का एग्जाम है या अन्य स्टेट एग्जामों में से भी जो भी है, सभी एग्जामों की तैयारी आप बेहतरीन ढंग से करते रहिए, आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कोई सहायता मिल पाती है या आपको कुछ भी लाभ मिलता है तो चैनल को आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनको बताएं, और खुद अगर जो ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।